एपिसोड 7 की शुरुआत में पिछले एपिसोड का सीन कंटिन्यू होता है जब गा प्योंग बाइक चला रहा होता है और वो मालसून कैसे उससे दूर जा रही है इन ख्यालों से डिस्ट्रैक्ट होता है। अचानक गा प्योंग का सिर दुखने लगता है, उसकी आंखें बंद होने लगती है और वो अपने बाइक पे का कंट्रोल खो देता है। इस पूरे सीन में टैक्सी वाला जिसने मालसून का ट्रांसफॉर्मेशन किया था वो गा प्योंग के बाइक के पीछे ही ड्राइव कर रहा होता है और उसे दिखता है कि कैसे गा प्योंग का एक्सीडेंट होने वाला है। इसके बाद हमें कुछ दिखाया नहीं जाता, यहाँ पर ये सीन कट होता है और फिर अचानक से अगले सीन में गा प्योंग जवान बन जाता है। किसी पहले के एपिसोड में हमें दिखाया गया था कि गा प्योंग जवानी में रेसलिंग करता था, तो अब फिर से यंग बनने पर गा प्योंग डिसाइड करता है कि वो अपनी पैशन फिर से फॉलो करेगा और वो एक रेसलिंग ऑडिशन में जाता है जहाँ सब लोग उसके हैंडसम लुक्स को देखकर शॉक हो जाते हैं। ऑडिशन लेने वाला गा प्योंग को पूछता है कि तुम इतने हैंडसम हो तो तुम्हें तो आइडल बनना चाहिए, तुम रेसलिंग करने क्यों आए हो? तो गा प्योंग कहता है क्योंकि मैं किसी को बहुत टाइम से पसंद करता हूँ पर मैं उसे अपनी फीलिंग्स बता नहीं पाया और इस शो से मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा उसे कन्फेस करने के लिए। अब हमें ऑब्वियसली पता है कि गा प्योंग मालसून के बारे में ही बात कर रहा है और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। हमें फिर पिछले एपिसोड की एंडिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ गा प्योंग मालसून को भीड़ में पकड़ लेता है और उसे संभाल के रहने के लिए कहता है। मालसून उसे पूछती है कि तुम्हारे बात करने का तरीका जाना पहचाना है, क्या तुम गा प्योंग हो? तो गा प्योंग हाँ कह देता है। वो सीन यहाँ पे कंटिन्यू होता है और मालसून को विश्वास ही नहीं होता कि ये जवान हैंडसम आदमी गा प्योंग हो सकता है, इसलिए वो उसे बोलती है कि तुम प्रूव करके दिखाओ कि तुम मेरे दोस्त हो। और गा प्योंग बताता है कि तुमने एक बार अपने घर के सारे बर्तन बेच दिए थे पैसों के लिए ताकि तुम टेजिना के कॉन्सर्ट में जा सको। 50 साल पहले तुम एक बार चर्च में जाने वाले किसी लड़के को प्रपोज करने वाली थी, लेकिन गलती से तुमने उसके सामने पाद दिया और तुम उसके बाद 4 दिन तक रोते रही क्योंकि तुम्हें शर्मिंदा महसूस हो रहा था। मालसून गुस्से में गा प्योंग के मुंह पे अपना हाथ रखकर कहती है कि ठीक है मुझे विश्वास हो गया है कि तुम ही गा प्योंग हो। मालसून फिर गा प्योंग को मारती है और उसे गले लगाकर चिल्लाती है कि कहाँ चले गए थे तुम? मैं 3 दिनों से तुम्हें कॉल कर रही थी, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम गायब कैसे हो गए, क्या तुम मर गए या तुम्हें कुछ हो गया, लेकिन अब तुम जवान बन गए हो, क्या तुम भी मेरी तरह उस टैक्सी वाले से मिले? गा प्योंग बोलता है कि मैं ये स्टोरी तुम्हें बाद में बता दूंगा, लेकिन अब के लिए जैसे तुम ओ मालसून से ओ दूरी बन गई हो वैसे ही मैं भी गा प्योंग से जून बन गया हूँ। और गा प्योंग वहाँ से चला जाता है। मालसून फिर अकेले में सोचती है कि क्या गा प्योंग हमेशा से ही इतना हैंडसम था? यहाँ मिनसोक जीसुक को कॉल करके बताता है कि मम्मी जी घर आ गई है लेकिन वो बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रही है, इसलिए जीसुक जल्दी से घर आ जाती है और फिर जीसुक, मिनसोक और बूढ़ी मालसून बात करते हैं। बूढ़ी मालसून इन दोनों को बताती है कि एक्सीडेंट के बाद मेरी याददाश्त चली गई है, तो अगर मैं हमेशा की तरह ना लगूं तो ज्यादा टेंशन मत लेना। मिनसोक पूछता है कि एक्सीडेंट का तो ठीक है लेकिन आपका अचानक से एक्सेंट कैसे बदल गया? जीसुक पूछती है कि माँ क्या तुम सच में ठीक हो? तुम्हारे बात करने का तरीका तो छोड़ दो, लेकिन मुझे तो तुम किसी अलग इंसान की तरह ही लग रही हो। बूढ़ी मालसून जवाब देती है कि वाह, तुम्हें मेरी चिंता हो रही है, तुम ही चाहती थी ना कि मैं पूरी तरह से बदल जाऊं। मैंने मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए लगा दी पर अब से मेरा तुम दोनों से कोई लेना देना नहीं है। तुम तुम्हारी जिंदगी अपने हिसाब से जियो और मुझे मेरी जिंदगी अपने हिसाब से जीने दो। बूढ़ी मालसून इंग्लिश में कहती है कि अब से हमारे बीच में सिर्फ गिव एंड टेक होगा और अपनी माँ के मुँह से इंग्लिश शब्द सुन के उसका बदला हुआ एटीट्यूड देखकर जीसुक शॉक हो जाती है। अब हमें तो पता है कि बूढ़ी मालसून असली मालसून नहीं है, पर मालसून का ये बदला हुआ रूप देखकर मिनसोक और जीसुक अकेले में बात करते हैं और जीसुक पूछती है कि गिव एंड टेक ये माँ ने कहाँ से सीख लिया? माँ किसी अलग इंसान की तरह बन गई है। मिनसोक कहता है कि मम्मी जी को इंग्लिश आती थी, उसने एक इंग्लिश एकेडमी ज्वाइन की थी ताकि तुम्हें और हाना को उसे इंग्लिश ना आने की वजह से शर्मिंदा महसूस नहीं हो। ये सारी बातें छोड़ दो, मुझे तो टेंशन आ रहा है कि मम्मी जी ने गिव एंड टेक कहा क्योंकि शायद उसे मेरे कोचिंग क्लास के जगह का रेंट चाहिए होगा। और जीसुक चिल्लाती है कि क्या तुमने अभी भी रेंट नहीं भरा? और मिनसोक कुछ कह नहीं पाता क्योंकि जीसुक को अभी भी नहीं पता कि उसकी कोचिंग क्लास बंद हो गई है। यहाँ बूढ़ी मालसून के कमरे में होती है और वो कबर्ड से एक एल्बम निकालने वाली होती है जब मालसून वहाँ आकर उससे पूछती है कि क्या कर रही हो तुम मेरे घर में? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी तरह दिखती हो इसलिए तुम मेरी तरह बन जाओगी? मैंने तुम्हें उस दिन ही कहा था कि हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। बूढ़ी मालसून चौंक कर कहती है कि दीदी तुम यहाँ प्लीज ऐसा मत बोलो, हम एक परिवार है। अब बूढ़ी मालसून जिस तरह से मालसून को दीदी कह रही है इसका मतलब ये दोनों बहनें तो है और शायद कुछ एपिसोड्स
पहले गाप्योंग और मालसून जिस कुत्सुन के बारे में बात कर रहे थे ये वही कुत्सुन है, पर क्योंकि इस औरत का नाम यहाँ पे कंफर्म नहीं किया जाता इसलिए अब के लिए हम इसे बूढ़ी मालसून से ही रेफर करेंगे। एनीवेज मालसून कहती है कि कोई परिवार नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ, और बूढ़ी मालसून कहती है कि मैं नहीं जा सकती, मुझे अब पता चल रहा है कि तुम किस तरीके की जिंदगी जी रही थी इतने सालों से और मैं तुम्हें मदद करना चाहती हूँ। तुम तुम्हारी जवानी अब एंजॉय करो और मैं तुम्हारी जिंदगी जी लेती हूँ, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। मालसून कहती है कि मैं ये सब नहीं करना चाहती और उसी वक्त वहाँ मिनसोक आता है और मालसून पे चिल्लाता है कि दूरी क्या कर रही हो तुम मेरे सास के साथ बदतमीजी क्यों कर रही हो। बूढ़ी मालसून भी एक्टिंग करते हुए कहती है कि देखो दूरी तुम्हें मेरे हेल्प लेने की जरूरत है, और मालसून मिनसोक के सामने कुछ कह नहीं पाती तो वो सिर्फ हाँ बोल के वहाँ से चली जाती है। यहाँ एशिम मालसून और हाना का वायरल वीडियो देखती है और द मैन इन द येलो शर्ट गाना सुन के उसे 50 साल पहले की बातें याद आती है। इस गाने को चुराने और रिलीज करने के बाद एशिम बहुत फेमस हो गई। हर दिन वो इस गाने को देश के कोने कोने में परफॉर्म करने जाती थी। एक दिन परफॉर्मेंस के बाद मालसून उससे मिलने आई और उस पर चिल्लाई कि क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है, ये तुम्हारे महंगे कपड़े, ये तुम्हारा फेम, ये सब तुमने मुझसे चुराया है। तुम्हें भी पता है कि चुन्हो ने वो गाना मेरे लिए लिखा था, उसने ये गाना मुझसे इंस्पायर होके लिखा था। मैं बार में काम करते वक्त एक येलो फ्लावर की तरह लगती थी, इसलिए चुन्हो ने ये लिरिक्स मेरे बारे में लिखे थे। तुम्हें पता है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरे पास सिर्फ मेरी आवाज और सिंगिंग है, फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुम्हें मेरा फ्रेंड समझा था। एशिम मालसून को नीचा दिखाते हुए हंसती है और कहती है कि तुम्हें तो म्यूजिक नोट्स भी पढ़ने नहीं आते, कैसे बनती तुम सिंगर, और वैसे भी तुम्हें मिलने से पहले चुन्हो मेरे बारे में गाने लिखता था। मुझे तुमसे इस टॉपिक पे अब कुछ बात नहीं करनी है क्योंकि मैंने मेरी बात कह दी है, अब फिर से मेरे सामने कभी मत आना। और एशिम वहाँ से जा रही होती है जब मालसून चिल्लाती है कि मैंने तुम्हारे परफॉर्मेंसेस देखे, तुम ये गाना स्टैचू की तरह खड़ी होकर गाना बंद करो, जरा अपनी बॉडी हिलाओ, अपने दिल से गाओ ताकि लोग भी ये गाना सुनकर नाच उठे, तुम इतना तो चुन्हो के लिए कर ही सकती हो। हम अभी के टाइम में आते हैं जहाँ ये सब याद आने पर एशिम को स्ट्रेस आता है और उसे रियलाइज होता है कि कैसे मालसून की बातों की तरह ही दूरी का गाना सुन के लोग नाच उठे। यहाँ मालसून और डैनियल बात करते हैं और मालसून कहती है कि इवैल्यूएशन के रिजल्ट का क्या हो गया, क्या मुझे कंपनी से निकाल दिया जाएगा, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपसे कुछ गलत नहीं करूंगी। और डैनियल उसके करीब जाकर कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें LA ऑडिशन के बाद क्या कहा था? मैंने तुम्हें कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, अगर तुम रेट्रो के साथ कंफर्टेबल हो तो मैं सारे गाने रेट्रो ही बनाऊंगा, अगर तुम में बूढ़े लोगों की तरह वाइब्स है तो मैं तुम्हें मैच्योर बनाने की कोशिश करूंगा, और अगर तुमने कुछ गलत किया तो मैं उसे मार्केटिंग से छुपा दूंगा, तो तुम ज्यादा टेंशन मत लो, मैं तुम्हें और बाकी सब कुछ संभाल लूंगा। और डैनियल वहां से चला जाता है, पर मालसून के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है क्योंकि डैनियल की बातें बहुत ज्यादा स्वीट थी और मालसून का चेहरा देखकर हम समझ जाते हैं कि उसे भी डैनियल थोड़ा थोड़ा पसंद आने लगा है। यहाँ एशिम रीना को मिलने बुलाती है और कहती है कि देखो तुम और डैनियल की 20 सालों की फ्रेंडशिप है और तुम्हें तो पता ही है कि डैनियल कितना जिद्दी है, पर मुझे लगा था कि एटलीस्ट तुम मुझे समझ पाओगी। मुझे वो लड़की एमिली या दूरी जो भी उसका नाम है वो मुझे पसंद नहीं है और मैं किसी भी ऐसे इंसान के साथ काम नहीं करना चाहती जो मुझे पसंद नहीं है। मैंने डैनियल को कहा उस लड़की को कंपनी से बाहर निकाल देने के लिए, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी, तो मैं अब मेरे तरीके से उस लड़की को कंपनी से निकाल दूंगी, पर तुम सिर्फ कोई बैकअप प्लान तैयार करके रखना। रीना कंफ्यूज होकर पूछती है कि क्या आपने दूरी का वायरल परफॉर्मेंस वीडियो देखा? वो अपने दिल से गा रही थी जिस वजह से डैनियल और पब्लिक को उसका परफॉर्मेंस अच्छा लगता है, उसके परफॉर्मेंस से हमें भी फायदा हो सकता है। पर एशिम कहती है कि ये दूरी मुझे मेरे एक दुश्मन की याद दिलाती है। मेरे दुश्मन की सब लोग तारीफ करते थे कि वो बहुत अच्छा गाती है, वो एक जीनियस है, पर वो औरत अब एक रेस्टोरेंट चलाती है। वो जीनियस होने के बावजूद भी उसके पास कुछ नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा अटेंशन मिल जाने से दूरी एक अच्छी परफॉर्मर और एक अच्छी सिंगर बन गई, ये सही नहीं है। हम हमारे ग्रुप मेंबर्स को इवैल्यूएशन के रिजल्ट से ही चुनेंगे। यहाँ बूढ़ी मालसून मिनसोक को पकड़ लेती है और कहती है कि तुम अपना रेंट कब भरोगे? मिनसोक रोने लगता है और कहता है कि कोचिंग क्लास बंद हो गया है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इसलिए मीजिन के असिस्टेंट का काम कर रहा था, लेकिन जीसुक ने मेरी बहुत इंसल्ट की। बूढ़ी मालसून बोलती है कि तुम दोनों के रिश्ते के बीच में मैं तो नहीं आऊंगी, लेकिन तुम्हें मेरा और जीसुक का रिश्ता ठीक करने में मदद करनी होगी। ऐसा क्या ही है जिससे जीसुक नाराज है? अगर तुमने मुझे बताया नहीं तो तुम्हें अभी के अभी रेंट देना होगा। और मिनसोक कहता है कि मुझे भी एग्जैक्ट डिटेल्स पता नहीं कि जीसुक को इतना गुस्सा क्यों आया है, लेकिन एक दिन किसी औरत ने जीसुक को कॉल किया और हॉस्पिटल बुलाया। जीसुक जब हॉस्पिटल से घर लौटी तो उसकी आंखें रोने से लाल हो गई थी और वो खाने के लिए तैयार नहीं थी, वो डिप्रेस्ड हो गई थी। बूढ़ी मालसून मिनसोक को कहती है कि तुम पता लगाओ कि जीसुक हॉस्पिटल में किससे मिलने गई थी और किस औरत ने उसे कॉल किया था, और याद रखो ये बातें हमारे बीच में ही रहनी चाहिए। मिनसोक कहता है कि हाँ
आप भी प्लीज कोचिंग क्लास और रेंट के बारे में किसी को मत बताना। और बूढ़ी मालसून कहती है कि ठीक है, ये हम दोनों का सीक्रेट है। यहाँ 19 एंटरटेनमेंट के ट्रेनीज और स्टाफ में खलबली मच गई होती है, क्योंकि इवैल्यूएशन के रिजल्ट से हाना और मालसून को निकाल देना चाहिए था, पर उनके वायरल वीडियो की वजह से पूरा माहौल ही बदल गया होता है। होई और कुछ स्टाफ मेंबर्स कहते हैं कि दूरी और हाना का इवैल्यूएशन बहुत खराब था, इसलिए उन दोनों को गर्ल ग्रुप में नहीं रखना चाहिए। तो डैनियल कहता है हाँ, उनका इवैल्यूएशन भले ही खराब हो, पर अगर लोगों को वो पसंद आ रहे हैं तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए, हम उन्हें कंपनी से नहीं निकाल सकते। और डैनियल फिर सबको बताता है कि कैसे उसने डेब्यू सॉन्ग ही बदल दिया है और अब गर्ल ग्रुप का कॉन्सेप्ट रेट्रो रहेगा। रीना फिर सारे ट्रेनीज को जाके बताती है कि कैसे अब के लिए किसी को भी कंपनी से निकाला नहीं जाएगा, क्योंकि इवैल्यूएशन का रिजल्ट बदल गया है। और ये बात सुनकर हाना और मालसून खुश होते हैं, पर सुजिन चिढ़ जाती है। रीना के वहाँ से जाने पर सुजिन मालसून को कहती है कि तुमने खुद से जाकर परफॉर्म किया, हमें बिन बताए, तुमने हमारे साथ धोखा किया है। मालसून कहती है कि इसमें कौन सा धोखा है, तुम क्यों हमेशा मेरे ऊपर गुस्सा निकालने की कोशिश करती हो, सच बताओ तो तुम्हारा बर्ताव बहुत बचकाना है। सुजिन बोलती है कि बचकाना, मुझे इसी बात से प्रॉब्लम है, तुम्हें लगता है कि तुम ही सही हो और बाकी सब गलत। मीना कहती है कि हाँ, तुम्हें अकेले परफॉर्म नहीं करना चाहिए था, तुम में टीम वर्क ही नहीं है। और लड़कियां वहाँ से गुस्से में चली जाती है और मालसून सोचती है कि कैसे उसकी बातों से लड़कियां हर्ट हुई है और कैसे उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। यहाँ बूढ़ी मालसून घर पे फोटो एल्बम्स देखते हुए सोच रही होती है कि जीसुक किस बात की वजह से असली मालसून से नाराज है और वो कौन हो सकती है जिसने जीसुक को हॉस्पिटल बुलाया। एल्बम में के फोटोज देखकर बूढ़ी मालसून को रियलाइज होता है कि मालसून और उसके पति की एक भी फोटो नहीं है। मालसून का पति जब जीसुक 3 साल की थी तभी मर गया था और उसके पहले की कोई भी तस्वीर मालसून ने नहीं रखी है, जो बूढ़े मालसून को अजीब लगता है। यहाँ जायोंग फूट फूट के रो रहा होता है क्योंकि गाप्योंग घर नहीं आया है और मालसून उसे शांत कर रही होती है कि गाप्योंग आ जाएगा। वहाँ डैनियल भी होता है और जायोंग रोते हुए कहता है कि क्या मेरे डैडी को किसी ने किडनैप कर लिया या क्या मेरे डैडी मुझसे नाराज है। और मालसून उसे समझाती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गाप्योंग सेफ ही होगा। और उसी वक्त वहाँ पे गाप्योंग अपनी बाइक पे आ जाता है। गाप्योंग को देखकर मालसून शॉक हो जाती है और गाप्योंग कहता है कि अरे, हम फिर से मिल रहे हैं। डैनियल पूछता है कि दूरी, क्या तुम इस आदमी को जानती हो? तो मालसून हिचकिचाते हुए कहती है कि हाँ, हम टेजिना के कॉन्सर्ट के दिन मिले थे। गाप्योंग खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मेरा नाम जून है और अब मैं भी जायोंग के गेस्ट हाउस में रहूंगा। और वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है डैनियल को शेक हैंड करने के लिए, लेकिन डैनियल उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। गाप्योंग गेस्ट हाउस में जाता है और उसके बेटे ने पौधों की बहुत अच्छी मेंटेनेंस की होती है, जिससे उसे प्राउड फील होता है और वो जायोंग की तारीफ करता है। जायोंग फिर से इमोशनल होकर कहता है कि मेरे डैडी को ये पौधे बहुत पसंद थे, इसलिए मैं अब इन पौधों की देखभाल कर रहा हूँ। वैसे तुम इतने हैंडसम हो, क्या तुम कोई सेलिब्रिटी हो? हम सेलिब्रिटीज को यहाँ फ्री में रहने देते हैं। और गाप्योंग चिल्लाता है कि फ्री? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? मैं अब 3 रूम नंबर में जाकर सो रहा हूँ। और जायोंग सोचता है कि इस जून को कैसे पता कि कौन सा कमरा खाली है, पर अगर डैडी यहाँ होते तो वो गेस्ट हाउस को भरा हुआ देखकर खुश होते। और गाप्योंग की याद में जायोंग फिर से रोने लगता है। यहाँ अगले दिन डैनियल मालसून को इग्नोर कर रहा होता है और मालसून बोलती है कि क्या हो गया है तुम्हें? डैनियल कहता है कि तुम उस जून से एक बार मिली और फिर भी तुम दोनों का रिश्ता इतना अच्छा कैसे है? क्या तुम उसे डेट करने वाली हो? डैनियल ऑब्वियसली गाप्योंग और मालसून की नजदीकियों पे जल रहा होता है और मालसून चिल्लाती है कि बिल्कुल नहीं, मैं उसे डेट नहीं करूंगी। यहाँ 19 एंटरटेनमेंट में एक ट्रेनी सोवोन को एक लड़के पे क्रश होता है और मालसून सोचती है कि कैसे कल उसे लड़कियों ने कहा था कि उसमें टीम वर्क नहीं है और इसलिए वो सोवोन और उसकी फ्रेंड से दोस्ती बनाने की कोशिश करती है। वो इन सारी लड़कियों को बताती है कि किस टाइप के मर्द से तुम्हें प्यार नहीं करना चाहिए और सारी लड़कियां बहुत इंटरेस्ट से मालसून की बातें सुनती है। जब डैनियल वहां आ जाता है और कहता है कि तुम लोग तो प्रैक्टिस में भी इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते, पर इस प्यार के टॉपिक की वजह से मालसून और लड़कियों के बीच की ऑकवर्डनेस कम हो जाती है। बाद में रीना मालसून को अकेले में मिलने बुलाती है और कहती है कि तुम डॉर्म में वापस कब रहने जा रही हो? देखो, तुमने ऑलरेडी बहुत तमाशा कर दिया है, तुमने एशियम से गलत तरीके से बात की, तुम्हारा बाकी ट्रेनीज के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, स्टाफ मेंबर्स भी तुम्हें पसंद नहीं करते और अब तुम और डैनियल एक ही एरिया में रह रहे हो, जिससे एक और कंट्रोवर्सी बन सकती है। मालसून बोलती है कि लेकिन मेरे और डैनियल के बीच ऐसा कुछ नहीं है। तो रीना कहती है कि हाँ, मैं डैनियल की फ्रेंड हूँ तो मुझे पता है कि डैनियल बहुत ज्यादा चूजी है, वो किसी को भी डेट नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ कि अब अपना बर्ताव चेंज करो और डॉर्म में वापस रहने चली जाओ। यहाँ डैनियल एक टीवी प्रोड्यूसर से मिलने जाता है जो हाना और मालसून के परफॉर्मेंस को देखकर इम्प्रेस हो गया होता है और जो उनके लिए एक टीवी शो बनाना चाहता है। और मीटिंग होने के बाद डैनियल वॉशरूम में जाता है जब उसे रियलाइज होता है कि उसके साइड में कोई औरत हाथ धोने आई है। इस औरत के हाथ देखकर डैनियल समझ जाता है कि ये औरत और कोई नहीं, उसकी स्टॉकर है,
क्योंकि कुछ सालों पहले भी उसकी स्टॉकर ने ऐसे ही मेंस वॉशरूम में घुसकर डैनियल के साइड में हाथ धोए थे और उसकी स्टॉकर इस बीच वॉशरूम से चली जाती है और डैनियल जल्दी से वॉशरूम के बाहर आता है, पर तब तक उसकी स्टॉकर ऑलरेडी वहां से गायब हो गई होती है। यहाँ मालसून नाराज होकर घर पे आ रही होती है क्योंकि अब उसे डॉर्म में शिफ्ट होना ही पड़ेगा जब गाप्योंग उसके सामने आ जाता है। मालसून डर के चिल्लाती है कि दूर हो जाओ मुझसे, अगर किसी ने हमें साथ में देख लिया तो क्या होगा। गाप्योंग कहता है कि जब मैं बूढ़ा था और तुम जवान थी तब लोग हमें अजीब नजरों से देख रहे थे, पर अब तो हमारे बीच कुछ अजीब नहीं है। मालसून कहती है कि मेरे कंपनी ने मुझे वार्निंग दी है तो तुम मुझसे दूर रहो, मेरे फ्यूचर को खराब मत करो। उसी वक्त वहाँ पे डैनियल आ जाता है और पूछता है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। गाप्योंग एटीट्यूड में जवाब देता है कि हम बात कर रहे हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। डैनियल बोलता है हाँ मुझे प्रॉब्लम है, और डैनियल मालसून को कहता है कि इस आदमी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम घर चली जाओ। गाप्योंग पूछता है कि तुम होते कौन हो उसे कंट्रोल करने वाले, वो खुद की मर्जी से डिसाइड करेगी कि उसे यहाँ रहना है या घर जाना है। तो डैनियल मालसून को कहता है कि तुम इस आदमी से एक बार मिली, उसे कैसे पता चला कि तुम यहाँ रह रही हो, ये आदमी एक स्टॉकर है। और गाप्योंग चिल्लाता है कि मैं और एक स्टॉकर। मालसून दोनों को शांत करने की कोशिश करती है, पर डैनियल कहता है हाँ मैं तुम्हें ही स्टॉकर कह रहा हूँ क्योंकि तुम स्टॉकर हो और सारे स्टॉकर्स को खत्म कर देना चाहिए। दूरी, तुम घर जाओ, इस आदमी को मैं देख लूंगा। और यहाँ पर एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।